बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर लॉ लेक्चर सीरीज़। आज का हमारा टॉपिक में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं LLB पार्ट 2 5 ईयर प्रोग्राम पेपर 3 नेम्ड पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2। पॉलिटिकल साइंस 2 के नाम से जाना जाता है। पहले तो मैं आपको इसका पेपर की डिवीजन बता दूं। आपके पेपर में इसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव एंड 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव। 80 मार्क्स के सब्जेक्टिव में आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 20 मार्क्स ईच के। और समटाइम क्वेश्चंस के पोर्शन भी बने होते हैं, ए बी पोर्शन पार्ट वाइज भी बना के दे देते हैं। आपने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे 20 मार्क्स के, और पासिंग मार्क्स 40 हैं और एग्रीगेट पासिंग मार्क्स 45 है। लिहाजा आपने पेपर को इसी तरह से तैयार करना है। नेक्स्ट, आज का जो हमारा पेपर का टॉपिक है, इसमें आपको कंटेंट समरी बता रही हूँ मैं आपको कि आपके पेपर में पूछा क्या जाएगा। हमारे बेसिकली जो 5 ईयर प्रोग्राम के स्टूडेंट्स होते हैं, ख़ास करके जो एनुअल सिस्टम के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि कॉलेजेस उनको प्रॉपरली गाइड नहीं करते। हमारे यहाँ कॉलेजेस में क्लासेस कम होती है, स्टूडेंट्स जाते हैं, गाइड बुक ले लेते हैं, गाइड बुक में 30-40 क्वेश्चन बने होते हैं, तो स्टूडेंट्स को तैयार करते हुए बहुत परेशानी का सामना होता है। लिहाजा आपको मैं इन सारी परेशानियों से दूर करने की खातिर कोर्स कंटेंट के नाम से लेक्चर सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम कोर्स कंटेंट देने के बाद फर्दर इनकी हर एक टॉपिक पर लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। लिहाजा हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारी हर वीडियो को देखते रहें, ताकि आपका LLB का इम्तिहान आसानी से पास हो सके। हम आपको अपने हर लेक्चर में पासिंग टेक्निक्स भी बताएंगे, आपको ये भी बताएंगे कि आपके पेपर में पूछा क्या जाएगा, आपने उसको अटैम्प्ट कैसे करना होगा, टैकल कैसे करना है। फ़िलहाल आज का जो लेक्चर है, इसमें हम आपको कोर्स कंटेंट बता रहे हैं पेपर 3 पॉलिटिकल साइंस 2 का। इसमें बेसिकली आपके पास क्या है, आपके पास 4 मुल्कों का कॉन्स्टिट्यूशन है। कितना? 4 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन। वो कौन से 4 मुल्क हैं? 4 मुल्क हैं चाइना, टर्की, स्विट्ज़रलैंड एंड मलेशिया। इन 4 मुल्कों के आइन तैयार करने हैं आपने। ये बेसिकली प्योर लीगल पर्सपेक्टिव का पेपर है। जैसे आपके अगले साल जो आपका सेकंड ईयर होगा, 5 ईयर का थर्ड ईयर होगा, और LLB पार्ट 3 ईयर प्रोग्राम का पार्ट 1 होता था। अब तो चूँकि 3 ईयर प्रोग्राम बैन है, लिहाजा 5 ईयर प्रोग्राम का थर्ड ईयर है। उसमें आपने 2 मुल्कों के आइन पढ़ने होंगे, बरतानिया और अमेरिका का, और उससे अगले साल आपने अपने मुल्क पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा। लिहाजा ये भी उसी की तर्ज पर आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस की बेसिस के लिए और ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दुनिया में किस किस तरह के मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशन पाए जाते हैं, इसी बेसिस पर आपका जो कोर्स है LLB का, उसमें शामिल किया गया है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने कोर्स कंटेंट की तरफ चलते हैं। पहले चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन। चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन आपके सिलेबस में पूरा नहीं है, बल्कि चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास है जनरल प्रिंसिपल्स। हर जो रियासत होती है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो रियासत के लिए एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि जो स्टेट है वो अपने मामला कैसे चलाएगी। स्टेट के जो अफेयर्स होते हैं वो टुवर्ड्स इंडिविजुअल्स होते हैं एंड टुवर्ड्स अदर स्टेट। अगर मैं उर्दू में बताऊँ तो एक रियासत अपने शहरियों को जवाबदेह होती है कि उसने अपने शहरियों के साथ मामला कैसे डील करने हैं, और एक रियासत दूसरी रियासत के साथ किस तरह से अपने ताल्लुकात चलाएगी। इसके लिए तकरीबन बहुत सारी मुल्क हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसमें जनरल प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं, असूल बताए जाते हैं, ताकि रियासत को कल को अपने मामलात को चलाने में आसानी रहे और वो इनसे गाइडलाइन लेकर, रहनुमाई लेकर आगे चल सके। नंबर 2 पर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न। चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन का ये यूनिक फीचर है, जहाँ ये अपने शहरियों को फंडामेंटल राइट्स देता है, वहाँ ये उन पर ड्यूटीज़ भी लगाता है। फंडामेंटल राइट क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ वही राइट्स आपके फंडामेंटल राइट्स होंगे जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए। अगर कोई राइट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं है, then it will be not a fundamental right at all. It will be the only human rights. Only rights given by the constitution are called fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स बहुत सारे हैं, जैसे राइट टू लाइफ होता है, राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू एजुकेशन, राइट टू मूवमेंट, राइट टू ट्रैवल, राइट टू ओन प्रॉपर्टी वगैरह। इसके अलावा ड्यूटीज़ भी हैं चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में। चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटी कि आप अपनी स्टेट के साथ लॉयल रहेंगे, आप अपनी रियासत है, आपकी जो स्टेट है, उसकी तरफ आपकी जो फ़र्ज़ बनते हैं वो आप प्रॉपरली अदा करेंगे। नंबर
3 पर है द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, रियासत कैसी होगी। अब ये जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे एग्जेक्टिव कैसी होगी, लेजिस्लेचर कैसा होगा, जुडिशरी कैसी होगी। एग्जेक्टिव जो है, इंतज़ामिया जो है वो प्रेसिडेंशियल है या पार्लियामेंट्री है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, बाईकैमरल है। इलेक्शन किस तर्ज पर होगा। चाइना का जो सदर है वो कौन कौन सी पावर एक्सरसाइज कर सकता है, उसकी नॉमिनेशन होती है या उसका इलेक्शन होता है, इलेक्शन में उसको डायरेक्ट वोट पड़ता है या इनडायरेक्ट वोट पड़ता है, उसकी टेन्योर कैसे है, उसका रिमूवल कैसे है। और जो चाइना की लेजिस्लेचर है दैट इज़ कॉल्ड NPC, नेशनल पीपल कांग्रेस ऑफ चाइना, दैट इज़ यूनिकैमरल। चाइना में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जैसे बरतानिया में है। और भी इसमें सिंगल पार्टी सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, उसी पार्टी से ही लोग ऊपर जाते हैं, NPC के मेंबर बनते हैं। NP से एक स्टैंडिंग कमेटी बनती है जिसने मामलात को देखने होते हैं। इन स्टैंडिंग कमेटी से ऊपर कुछ वज़रा होते हैं, प्रीमियर होता है और जो है ना वाइस प्रीमियर होता है जिसने मतलब एग्जेक्टिव नेचर के मामला चलाना होता है, एंड प्रेसिडेंट है। चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और ख़ास करके जो चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो माओ ज़ेडुंग की फ़िलासफ़ी है उसको शामिल किया गया है। इसकी प्रियम्बल में माओ ज़ेडुंग की फ़िलासफ़ी को माओइज़म कहते हैं, वो शामिल है कि भाई किस तरह से उनका फोर फादर है, उनका जो नेशन फादर है उसने कैसे अपने मुल्क के आइन को अपने हिस्से में, उसकी फ़िलासफ़ी को अपने मुल्क के आइन का हिस्सा बनाया है। नंबर 4, अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या कंफ्यूज होता है, यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि वो अमेंडमेंट के प्रोसीजर की तरफ चला जाता है, जबकि जो हमारा कोर्स कंटेंट है इसमें उसने ये पूछा है कि चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक कितनी अमेंडमेंट्स हुई है और कौन कौन सी अमेंडमेंट्स मतलब लागू है। ये हम आपको अपनी लेक्चर सीरीज़ में डिटेल से बताएंगे। यहाँ तक चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन के 4 टॉपिक हैं, जनरल प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट एंड अमेंडमेंट टू द चाइना। तकरीबन इसके फर्दर जब हम कैटेगरीज करते हैं और क्वेश्चंस वगैरह पढ़ते हैं तकरीबन इसके 8 से 10 क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्की। जो टर्की है इसमें भी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। अच्छा, और इसमें जो सबसे अहम है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पूछी जाती है, क्योंकि टर्की में भी फौज इंटरवेंशन कर सकती है। कमाल अतातुर्क ने तुर्की बनाया था, उसकी जो फिलासफी है इनके कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। इसकी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री देखी जाती है, फिर इसका लेजिस्लेचर डिस्कस किया जाता है जिसको ग्रैंड नेशनल असेंबली कहते हैं, GNA कहते हैं, और ये यूनिकैमरल है। इसका जो एग्जेक्टिव है वो मतलब भाई प्राइम मिनिस्टर तो है लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मगर टर्की में भी हमें प्राइम मिनिस्टर भी नज़र आता है और उसके साथ मिनिस्टर्स वगैरह भी नज़र आते हैं। बट जो टर्की का प्रेसिडेंट है ही हैज़ पावर टू डिसॉल्व द ग्रैंड नेशनल असेंबली। जुडिशरी अदलिया आज़ाद है और कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी मौजूद है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ये मरबरी वर्सेस मेडिसन से आया था। मरबरी वर्सेस मेडिसन केस ला था अमेरिका का जो चीफ जस्टिस था जॉन मार्शल, उसने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था जुडिशियल रिव्यू का कि अगर कोई एग्जेक्टिव या लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अगेंस्ट जाकर कोई भी फैसला करता है तो हम उसको नल एंड वाइड करार दे सकते हैं। टर्की में भी जुडिशियल रिव्यू जैसे पाकिस्तान में है। इलेक्शंस, यहाँ पर इलेक्शन होते हैं और अगर स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर ना हो रहा हो, अगर एक हुकूमत इलेक्शन करवाने के लिए आमादा ना हो या मुल्क में दंगे फसाद हो जाए और उसकी बेसिस पर इलेक्शन करवाना मुश्किल हो या जो कुछ भी क्राइसिस आ जाए मुल्क में, देन आर्मी हैज़ पावर टू इंटरवीन। आर्मी के पास पावर है कि वो मुदाखलत करके मुल्क में इलेक्शन कंडक्ट करवाई देगी और स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू दी नेक्स्ट विनिंग पार्टी। जो कोई भी इक़्तिदार में आएगा उसको उसकी पावर को ट्रांसफ़र कर देगी। नेक्स्ट है फॉरेन रिलेशन। टर्की जो है वो अपने दूसरी रियासतों के साथ मामलात कैसे डील कर रहा है। नंबर 3, स्विट्ज़रलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। स्विट्ज़रलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे तो बहुत पसंद है और ये बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है जितने भी मैंने पढ़े हैं। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। इसमें हिस्ट्री एंड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार वहाँ की आवाम का है। अगर उनकी आवाम को लगता है कि हमारी रियासत के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए तो तकरीबन 10 लाख लोग रेफरेंडम के ज़रिए इसको पास करते हैं कि हमें हमारे मुल्क के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो वहाँ पर जो मौजूद हुकूमत है वो इस बात की पाबंद है कि वो पिछले कॉन्स्टिट्यूशन को डिसॉल्व करे और मुल्क को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर दे। स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ज़ीरो करप्शन है, फुल फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं,
ह्यूमन राइट्स प्रिजर्व किए जाते हैं। मेजर फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर कॉन्फेडरेशन है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर बड़ा डिफरेंट है, आवाम भी कर सकती है, पार्लियामेंट भी कर सकता है, इनका सारे कर सकते हैं, इनका जो लेजिस्लेचर है उसके पास भी पावर है। मगर डेमोक्रेसी जो है वो बहुत खूबसूरत फीचर है स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन का। फेडरल एग्जेक्टिव, इनके यहाँ जो एग्जेक्टिव है वो प्लूरिस्टिक है, मीन टू से यहाँ पर 7 लोग मिलकर एग्जेक्टिव बनाते हैं। इन 7 में से एक जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और नेक्स्ट साल अगले का नंबर आ जाता है। तो ये 7 लोग मिलकर सारे के सारे मिलकर मुल्क की इंतज़ामिया चलाते हैं। फेडरल लेजिस्लेचर, इनके यहाँ फेडरल लेजिस्लेचर के पास पावर है कानून साज़ी करने की। द कंटोन्स ऑफ द स्विस पॉलिटिकल सिस्टम, कंटोन है जैसे पाकिस्तान में रियासतें हैं, अमेरिका में रियासतें हैं और पाकिस्तान में सूबे हैं, इंडिया में रियासतें हैं जो कि मिलकर फेडरेशन बनाती है, जबकि स्विट्ज़रलैंड में क्या है, कंटोन्स हैं जो कि मिलकर क्या बनाती हैं, इनको स्विट्ज़रलैंड बनाती हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी से क्या मुराद है कि अगर इनको लगता है आवाम को कि हमें हमारे मुल्क के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए तो वो रेफरेंडम के ज़रिए नया कॉन्स्टिट्यूशन तक डिमांड कर सकते हैं। इस हद तक ये अपने डेमोक्रेटिक मैटर्स में जमहूरियत का हक इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 पर हमारे पास मलेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। ये मलेशिया इस्लामिक स्टेट है। इसके हमारे पास फर्दर कंटेंट्स दिए गए हैं जिसको हमने पढ़ना है। लॉ ऑफ फेडरेशन, फेडरेशन किस तरह की होगी? फेडरेशन हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं कि जो फेडरेशन होती है वो इस तरह की रियासत होती है जिसमें चंद आज़ाद खिते, यानी कि हम उनको स्टेट्स कह सकते हैं, प्रोविंस कह सकते हैं, कैंटोन कह सकते हैं, काउंटी कह सकते हैं, ये मिलकर किसी एक यानी कि सेंटर को पावर दे देते हैं कि हम सारे मिलकर फेडरेशन बनाएंगे। जैसे पाकिस्तान फेडरेशन है, अमेरिका फेडरेशन है और इंडिया फेडरेशन है, इसमें फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं। तो मलेशिया में भी फेडरेशन है। फंडामेंटल लिबरेशन, यहाँ पर बुनियादी आज़ादियाँ हासिल हैं। सिटीजनशिप, आपको शहरियत भी मिल जाएगी। सुप्रीम हेड ऑफ फेडरेशन कौन है? इनकी वज़ीर आज़म है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द रूलर्स, मजलिस राजा एंड इट्स सोवरेनिटी, यानी कि इनकी जो लेजिस्लेचर है दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स और मजलिस राजा का नाम दिया गया है। हर मुल्क की जो हर एग्जेक्टिव है उस हर एग्जेक्टिव का नाम तो प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री मोनार्क इस तरह से है, लेकिन हर जो मुल्क है उसका जो लेजिस्लेचर है उसके अपने अपने नाम है। जैसे पाकिस्तान का मैंने आपको बताया पार्लियामेंट है, चाइना का जो है NPC है, नेशनल पीपल कांग्रेस ऑफ चाइना है, टर्की का ग्रैंड नेशनल असम्बली है, बरतानिया का पार्लियामेंट है, अमेरिका का कांग्रेस है और इनका क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स, मजलिस राजा, ये इनका मतलब भाई अलग सा सिस्टम का नाम है। इसके बाद है एग्जेक्टिव, इनकी इंतज़ामिया किस तरह की है? इनके यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि हेड ऑफ स्टेट अलग होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग होता है। फेडरल लेजिस्लेचर एंड प्रोसीजर, इनका जो कानून साज है फेडरल लेजिस्लेचर है उसको कैसे मतलब भाई इंतखाब कैसे होता है, उसको वोट कैसे देने हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। द स्टेट रिलेशन बिटवीन द फेडरेशन एंड स्टेट, जो रियासत है जो फेडरेशन है, जैसे पाकिस्तान की फेडरेशन का क्या नाम है, पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत का नाम इस्लामाबाद है और इसकी जो प्रोविंसेस हैं 4, जबकि स्विट्ज़रलैंड में क्या है, स्टेट्स हैं। तो इनका आपस में कैसा ताल्लुक होगा? स्टेट्स ऑटोनोमस होंगी, सबऑर्डिनेट होंगी, कौन से मामलात में अपने कानून साजी कर सकते हैं, कौन से मामलात में कानून साजी नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ इलेक्शन। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें इलेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन के बगैर तो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जुडिशरी, अदलिया, पब्लिक सर्विसेज एंड टेम्परेरी प्रोविजंस वगैरह। मैं अब आपको इस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा समराइज़ करके आपको आसानी के लिए समझा दूँ कि हम अपनी लॉ लेक्चर सीरीज़ में आपको किस तरह से आगे लेकर चलेंगे और आपके लिए क्या आसानी प्रोवाइड करेंगे। कोई भी रियासत होती है ना, कोई भी स्टेट होती है, उसको जिस कानून के तहत चलाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। रियासत का जो सबसे बड़ा कानून होता है जिसमें रियासती मामलात को डील करना होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि हमारी जो स्टेट है, रियासत है, उसमें बताया जाता है कि आपकी एग्जेक्टिव कैसी होगी, आपकी जो इंतज़ामिया है वो कैसी होगी। और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें सबसे पहली अहमियत लेजिस्लेचर की होती है कि आपका जो कानून साज है उसकी सबसे पहली अहमियत होगी, क्योंकि कानून साज ने कानून बनाने हैं, मुल्क को देने हैं और उसी के मुताबिक ही चलाया जाएगा। दैट इज़ द टॉप ब्रांच ऑफ द स्टेट। सबसे अहम, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच होती है लेजिस्लेचर।
اور ہر ایک جو لیجسلیچر ہوتی ہے اس کی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں، اس کی اپنی پاورز ہوتی ہیں، اس کا اپنا نام ہے ہر ایک ریاست کا، اس کا یونیکیمرل، بائی کیمرل، پرفیکٹ اس کا نیم رکھا جاتا ہے، سارا کچھ۔ ان کا جو ہوتا ہے وہ الیکشن ہوتا ہے، ان کا الیکشن کس طرح سے ہوگا یہ بھی ہمارے ملک کا قانون ہی بتاتا ہے، آئین ہی بتاتا ہے، اور ہر ملک کے آئین میں یہ لکھا جاتا ہے کہ وہاں پر ڈائریکٹ الیکشن ہوگا، انڈائریکٹ الیکشن ہوگا، کیسے لوگ ایک دوسرے کو ووٹ کاسٹ کریں گے، کیسے وہ آپس کے معاملات کو ڈیل کریں گے، اپنے ملک کے ریاستی معاملات کو۔ لیجسلیچر کے بعد آ جاتی ہے ایگزیکٹو جو ہے دنیا میں وہ مختلف شکل کی ہے، کہیں پر پارلیمنٹری ہے، کہیں پر پریزیڈینشل ہے، کہیں مونارک ہے، کہیں پر مکسڈ قسم کی ایگزیکٹو ہے، پولرسٹک ایگزیکٹو ہے۔ ہر ایک ریاست نے اپنی ایگزیکٹو کی الگ الگ خوبیاں رکھی ہیں، الگ الگ پاورز رکھی ہیں، الگ الگ اختیارات رکھتے ہیں۔ نیکسٹ تھرڈ برانچ ہے جوڈیشری۔ عدلیہ کیسی ہوگی؟ عدلیہ آزاد ہے یا عدلیہ ماتحت ہے؟ عدلیہ نے کس طرح سے اپنے معاملات کو ڈیل کرنا ہے، کیونکہ قانون صاحب نے قانون بنا کر دینا ہے، ایگزیکٹو نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے، اور جوڈیشری نے کیا کرنا ہے؟ جوڈیشری نے یہ بتانا ہے کہ اگر کوئی ان کے خلاف کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو عدلیہ نے اس کو ریڈریس کرنا ہوتا ہے، ازالے دینے ہوتے ہیں ہر معاملات میں۔ جو بھی معاملہ ہے اس کے لیے عدلیہ کو اپروچ کیا جاتا ہے کہ اس میں ہمیں ریمیڈی چاہیے، تو عدلیہ کا کام جو کوئی کمی بیشی رہ گئی وہ پورا کرنا ہے۔ نیکسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہم ایک ریاست میں رہنے والے انڈیویجولس، ہم جو شہری ہوتے ہیں، ہمیں ہمارا جو ریاست کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ اہمیت دیتا ہے ان دی فارم آف دی فنڈامنٹل رائٹس، ہمیں ہمارے بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے کانسٹیٹیوشن، تاکہ جو ہمارا ملک کا آئین ہے اس کے تحت ہمیں آزادیاں حاصل ہو، لبرٹیز حاصل ہو، اور کسی ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کچھ ڈیوٹیز بھی پرووائڈ کر دیتا ہے کہ آپ نے یہ فرض بھی ادا کرنے ہیں، حق تو آپ نے لے لیے، فرض بھی دیں۔ یہ 4 چیزوں کے علاوہ جو ایک کانسٹیٹیوشن ہوگا وہ مختلف اور معاملات کو بھی ڈیل کرے گا، لائک آپ کی فورن پالیسی کیسی ہوگی، آپ کے فورن افیئرس کیسے ہوں گے، آپ کے ملک کے جو فوجی ہیں ان کو کتنی پاورز ہوں گی، آپ ملک میں کب ایمرجنسی لگا سکتے ہیں، آپ کے ملک میں اگر شریعہ ہے، مطلب ریلیجیس سسٹم ہے، تو وہ کس کس جگہ تک اپلیکیبل ہوگا۔ لیکن چونکہ ہم نے 4 ملکوں کا کانسٹیٹیوشن پڑھنا ہے، وہ 4 ملک کون کون سے ہیں؟ چائنا، ٹرکی، سوئٹزرلینڈ اینڈ ملیشیا۔ وہیں کہ اس کا ہی ہم نے پولیٹیکل اور لیگل سسٹم پڑھنا ہے۔ سارا انہی 4 ملکوں کے ارد گرد ہی ہمارا سارا پیپر گھومتا رہتا ہے، اور ارد گرد کے گھومنے میں کیا کیا دیکھنا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہاں کی ایگزیکٹو کیسی ہے، وہاں کے لیجسلیچر کیسا ہے، وہاں کی جوڈیشری کیسی ہے، فوج انٹروین کر سکتی ہے، مارشل لا لگ سکتا ہے، کیا قانون نے کسی کو کوئی رعایت دی ہے یا نہیں دی۔ یہ ہو گیا ہمارے پیپر کی کنٹینٹ کی سمری۔ اب میں آپ کو اس کے لیے پرسکرائبڈ بک بتا دیتی ہوں جو کہ ہماری یونیورسٹیز نے ہمیں ریکمینڈ کیا۔ چائنا کے کانسٹیٹیوشن کو پڑھنے کے لیے کانسٹیٹیوشن آف چائنا، ٹرکی کو پڑھنے کے لیے کانسٹیٹیوشن آف ٹرکی، سوئٹزرلینڈ کو پڑھنے کے لیے کانسٹیٹیوشن آف سوئٹزرلینڈ، اور ملیشیا کو پڑھنے کے لیے کانسٹیٹیوشن آف ملیشیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے یہ سارے آئین تیار نہیں کرنے، اور نہ ہی ہر آئین کے آرٹیکل کے نمبرنگ کو آپ نے بیٹھ کے یاد کرنا ہے۔ آپ نے صرف وہی ٹاپک کرنے ہیں جو میں نے آپ کو اپنے کورس کنٹینٹ میں بتائے ہیں، جو کہ آپ کو ہماری ویڈیو میں سلائڈس کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہمیں کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو ان میں سے کون سے ٹاپکس ہیں جن کی سمجھ نہیں آ رہی، اور ہم آپ کو جلد از جلد اس کا لیکچر بنا کر پرووائڈ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔